नमस्कार साथियों, लोक बात की खास पेशकश कहानियों के काफिला के अंतर्गत मैं आलोक पांडे आज आपके सामने शिव प्रसाद सिंह की कहानी कर्मनाशा की हार लेकर उपस्थित हूँ। इस कहानी में लेखक ने सामाजिक विकृतियों और अंधविश्वास के वृक्ष मनुष्यता को प्रतिष्ठित करने की कोशिश की है। इस कहानी में कहानीकार ने एक निम्न जाति की विधवा लड़की और ब्राह्मण युवक के प्रेम को चित्रित किया है। यदि कहा जाए तो इस कहानी का मूल उत्स भैरव पांडे द्वारा अंधविश्वास को अस्वीकार करना है। तो लीजिए आप सब शिव प्रसाद सिंह की कहानी कर्मनाशा की हार को सुनिए। काले सांप का काटा आदमी बच सकता है, हल जहर पीने वाले की मौत रुक सकती है, किंतु जिस पौधे को एक बार कर्मनाशा का पानी छू ले वह फिर हरा नहीं हो सकता। कर्मनाशा के बारे में किनारे के लोगों में एक और विश्वास प्रचलित था कि यदि एक बार नदी बढ़ आए तो बिना मानुष की बलि दिए लौटती नहीं। हालांकि थोड़ी ऊंचाई पर बसे हुए नई डीह वालों को इसका कोई खौफ न था। इसी से वे बाढ़ के दिनों में गेरू की तरह फैले हुए अपार जल को देखकर खुशियां मनाते। 2-4 दिन की यह बाढ़ उनके लिए तब्दीली बनकर आती। मुखिया जी के द्वार पर लोग बाग इकट्ठे होते और कजली सावन की ताल पर ढोलकें ठनकने लगती। गांव के दुधमुहे तक ई बाढ़ी नदिया जिया लेके माने का गीत गाते, क्योंकि बाढ़ उनके किसी आदमी का जिया नहीं लेती थी। किंतु पिछले साल अचानक जब नदी का पानी समुद्र के ज्वार की तरह उमड़ता हुआ नई डीह से जा टकराया तो ढोलकें बह चलीं, गीत की कड़ियाँ मुरझाकर होठों से पपड़ी की तरह छा गईं। सोखा न जाने के बदले जान देकर पूजा की। 5 बकरों की दौड़ी भेंट हुई, किंतु बढ़ी नदी का हौसला कम न हुआ। एक अंधी लड़की, एक अपाहिज बुढ़िया बाढ़ की भेंट हो गई। नई डीह वाले कर्मनाशा के इस उग्र रूप से कांप उठे। बूढ़ी औरतों ने कुछ सुराग मिलाया, पूजा पाठ कराकर लोगों ने पाप शांति की। एक बार बीती, बरस बीता, पिछले घाव सूखे न थे कि भादों के दिन में फिर पानी उमड़ा। बादलों की छांव में सोया गांव भोर की किरण देखकर उठा तो सारा सिवान रिक्त की तरह लाल पानी से घिरा था। नई डीह के वातावरण में हौल दिली छा गई थी। गांव ऊंचे आरार पर बसा था, जिस पर नदी का धारा अनवरत टक्कर मार रही थी। बड़े बड़े पेड़ जड़मूल के साथ उलटकर नदी के पेट में समा रहे थे। यह बाढ़ न थी, प्रलय का संदेश था। सबके चेहरे पर मुर्दनी छा गई थी। कल दीनापुर में कराह चढ़ा था पांडे जी, ईश्वर भगत हकलाते हुए बोले। कुएं की जगत से बाल्टी का पानी लिए जोगेश्वर पांडे उतर रहे थे। घबराकर बाल्टी सहित ऊपर से कूद पड़े। क्या कह रहे थे भगत? कराह चढ़ा था? क्या कहा सोखा ने? चौराहे पर छोटी भीड़ इकट्ठी हो गई। भगत अपने शब्दों को चुभलाते हुए बोले, काशीनाथ की शरण। भाई लोगों, सोखा ने कहा, इतना पानी गिरेगा कि तीन घरे भर जाएंगे। आदमी मवेशी की क्षय होगी, चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। प्रलय होगी, प्रलय न होगी तब बरकत होगी। हे भगवान, जिस गांव में ऐसा पाप कर्म होगा वह बहेगा नहीं, तब क्या बचेगा? माथे के लुग्गे को ठीक करते हुई धनेश्वरा चाची बोली, मैं तो कहूं फुलमतिया ऐसी चूक काहे है? राम रे राम, कुतिया ने पाप किया है।
गांव के सिर बिता, उसकी माई कैसे सतवंती बनती थी, आग लाने गई तो घर में जाने नहीं दिया। मैं तो कभी छंगी की ही न हो, दाल में कुछ जरूर काला है। आग लगे ऐसी कोख में, 3 दिन की बिटिया और पेट में ऐसी घनघोर दाढ़ी। कुछ साहब भी कहोगी भौजी, बीच में जगेश्वर पांडे बोले। आखिर क्या हुआ? हुआ क्या? फुलमतिया रांड मेमना लेके बैठी है, विधवा लड़की, बेटा भी आकर सुहागन बनी हुई है। ये कब हुआ? सबकी आंखों में उत्सुकता के फफोले उभर आए। आगत भय से सबकी सांस टंगी रह गई। तभी मिर्चे की तरह तीखी आवाज में चाची बोली, कोई आज की बात थोड़ी है। 3 दिन से सौरी में बैठी है डाइन, पाप को छाती से चिपकाए है। यह भी न हुआ कि गर्दन मरोड़कर गड्ढे गुच्ची में डाल दे। लोगों को प्रलय की सूचना देकर हवा में उड़ते हुए आंचल को बरजोरी बस में करती चाची दूसरे चौराहे की ओर बढ़ चली। गांव का सारा आतंक, भय, पाप उनके पीछे कुत्ते की तरह दुम दुबाए चले जा रहे थे। सबकी आंखों में नई डीह का भविष्य था। रक्त की तरह लाल पानी में चूहे की तरह उभ चुप करते हुए लोग चिल्ला रहे थे। मौत का ऐसा भयंकर स्वप्न भी शायद ही किसी ने देखा था। भैरव पांडे बैसाखी के सहारे अपनी बकरी के दरवाजे पर खड़े बाढ़ के पानी को देख रहे थे। अपार जल में बहते हुए सांप बिच्छू चले आ रहे थे। मरे हुए जानवर की पीठ पर बैठा कौवा लहर के धक्के से बिछल जाता। भीगे चूहे पानी से बाहर निकलते तो चिल झपट पड़ते। विचित्र दृश्य है। पांडे न जाने क्यों बुदबुदाए। फिर मिट्टी की बनी पुरानी बकरी की ओर देखा। पांडे के दादा देश देहात के नामी गिरामी पंडित थे। उनका ऐसा अकबाल था कि कोई किसी को कभी सताने की हिम्मत नहीं करता था। उनकी बनवाई है यह बकरी। भाग की लेखा कौन टारे। 2 पुश्त के अंदर ही सभी कुछ खो गया। मुट्ठी में बंद जुगनू हाथ के बाहर निकल गया और किसी ने जाना भी नहीं। आज से 16 साल पहले माँ बाप एक नन्हा लड़का हाथ में सौंप कर चले गए। पैर से पंगु भैरव पांडे अपने 2 बरस के छोटे भाई को कंधे से चिपकाए असहाय निरवलंब खड़े रह गए। धन के नाम पर बाप का कर्ज मिला। काम धाम के लिए दूधमुहे भाई की देख रेख, रहने के लिए बकरी जिसे पिछले बाढ़ में धक्कों ने एकदम जर्जर कर दिया है। अब यह भी ना बचेगी। पांडे के मुंह से भवितव्य फूट रहा था, जिसकी भयंकरता पे उन्होंने जरा भी ख्याल करना जरूरी नहीं समझा। दरारों से भरी दीवारें उनके खुरदरे हाथों के स्पर्श से पिछल गई। वर्षा का पानी पसीज कर हाथों में आंसू की तरह चिपक गया था। सनसनाती हवा गांव के इस छोर से उस छोर तक चक्कर लगा रही थी। विधवा फुलमतिया को बेटा हुआ है। बेटा, कुतिया के पाप से गांव तबाह हो रहा है। राम 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 राम। ऐसा पाप? भैरव पांडे के कानों में आवाज के स्पर्श से ही भयंकर पीड़ा पैदा हो गई। बैसाखी उनके शरीर के भार को संभाल न सकी और वे धम से चौकट पर बैठ गए। बाजू के धक्के से कुहनी छिल गई। चिनचिनाती कुहनी का दर्द उन्हें रोए रोए में बिंध रहा था और पांडे इस पीड़ा को होठों के बीच दबाने का प्रयत्न कर रहे थे। सब कुछ गया। वे बुदबुदाए। कर्मनाशा की बाढ़ उनकी इस जर्जर बकरी को हड़पने नहीं, उनके पितामह की उस अमूल्य प्रतिष्ठा को हड़पने आई है, जिसे अपनी इस विपन्न अवस्था में भी पांडे ने धरती पर नहीं रखा। दुलार से पली वह प्रतिष्ठा सदा उनके कंधे पर चढ़ी रही। मैं जानता था कि यह छोकरा इस खानदान का नाश करने आया है। पांडे की आंखों में उनके छोटे भाई की तस्वीर नाच उठी। 18 वर्ष का छरहरा पानीदार कुलदीप, जिसकी आंखों में भैरव की मां की छाया तरती नजर आती। उसके काले काकुल को देखकर मुखिया जी कहते कि इस पर भैरव पांडे की दादा की लौछार पड़ी है। पांडे हो होकर हंस पड़ते। जा रे कुलदीप, बरामदे में बैठकर पढ़। भैरव पांडे मन में बुदबुदाते, तेरे आंख में 100 कुंड बालू, हरामी कहीं का, लड़के पर नजर गड़ाता है। कुछ भी हुआ तो इसे तो भगवान कसम तेरा गला घोंट दूंगा।
बढ़ा आया मुखिया जी, फिर जरा चढ़ के बोलते, क्या लौछार पड़ेगा मुखिया जी, दादा के पास तो 5 पछाही गायें थीं, एक से एक 2 थान मुँह लेते हो 5 बाल्टी भर जाती थी। यहाँ तो इस लौंडे को दूध पचता ही नहीं है, फिर साल 12 महीने हमेशा मिलता भी कहाँ है हम गरीबों को। अब वह पुराने ज़माने की बात कहाँ रही पांडे जी, मुखिया कहता और अपने संकेतों से शब्दों में मिर्चों की तिताई भर कर चला जाता। काले काले काकुलों वाला नौजवान कुलदीप उसे फूटी आंखों नहीं सुहाता था, किंतु भैरव पांडे के डर से वह कुछ कह ना पाता। भैरव पांडे दिन भर बरामदे में बैठकर रुई से बिनौले निकालते, तुमते, सूत तैयार करते थे और अपनी तकली नचा नचा कर जनेऊ बनाते, जजमानी चलाते, पतरा देख देते, सत्यनारायण की कथा बाँच देते थे और इनसे जो कुछ मिलता कुलदीप की पढ़ाई और उसके कपड़े लत्ते आदि में खर्च हो जाता। यह सब कुछ मरमर कर किया था। इसी दिन को पांडे की आंखों में प्यास छा गई। लड़के ने उन्हें किसी और का नहीं रखा। आज यह आफत मची है, अपने पता नहीं कहाँ भागा कर छिपा है। राम जाने कैसे हो, सूखी आंखों में 2 बूंदें गिर पड़ी। अपने से तो कौर भी नहीं उठा पाता था। भूखा बैठा होगा कहीं, बैठे मरे, हम क्या करें। पांडे ने बैसाखी उठाई, बगल की चरपाई तक गए और धम से बैठ गए। दोनों हाथों में मुंह छिपा लिया और चुप लेटे रहे। पूर्वी आकाश पर सूरज 2 लट्ठे ऊपर चढ़ाया था। काले काले बादलों की दौड़ धूप जारी थी। कभी कभी हल्की हवा के साथ बूंदें बिखर जाती। दूर किनारों पर बाढ़ के पानी की टकराहट हवा में गूंज उठती। भैरव पांडे उसी तरह चरपाई पर लेटे आंगन की ओर देख रहे थे। बीचों बीच आंगन के तुलसी चौरा था, जो बरसात के पानी से कटकर खुरदरा हो गया था। पुराने पौधों के नीचे कई मासूम मरकती पत्तियों वाले छोटे छोटे पौधे लहराने लगे थे। वर्षा की बूंदें पुराने पौधे की सख्त पत्तियों पर टकरा कर बिखर जाती। टूटी हुई बूंदों की फुहार धीरे से मासूम पौधों पर फिसल जाती। कितने आनंद मग्न थे वे मासूम पौधे। पांडे की आंखों के सामने कार्तिक का वह शाम भी नाच उठी। 2 बरस पहले की बात होगी। शाम के समय जब वे बरामदे में लेटे थे, फूलमती आई अपनी बाल्टी मांगने। सुबह भैरव पांडे ले आए थे किसी काम से। कुलदीप, जरा भीतर से बाल्टी दे देना, कहा था पांडे ने। सफ़ेद साड़ी में लिपटी लिपटाई गुड़िया की तरह फूलमत आंगन में इसी चौरे के पास आकर खड़ी हो गई थी और बाल्टी उठाने के लिए जब कुलदीप झुका था तो फूलमती भी अपने दोनों हाथों से आंचल का खूंट पकड़कर तुलसी जी की वंदना करने के लिए झुकी थी। कुलदीप के झटके से उठने पर वह उसकी पीठ से टकरा गई थी अचानक। तब न जाने क्यों दोनों मुस्कुरा उठे थे। भैरव पांडे क्रोध से तिलमिला गए थे। वे गुस्से के मारे चरपाई से उठे तो देखा कि कुलदीप बाल्टी लिए खड़ा था और फूलमत तुलसी चौरे पर सिर रखकर प्रार्थना कर रही थी। न जाने क्यों पांडे की आंखें भर आई। बरसात के दिनों के बाद इस खुरदरे चौरे को उनकी माँ पीली मिट्टी के लेबन से संवार देती थी, फिर श्वेत बलुई मिट्टी की पोत कर सफ़ेद कर देती थी। शाम को सूखे हुए चबूतरे पर घी के दीपक जलाकर माथा टेक कर वे लड़कों के मंगल के लिए विनय करती थीं। तब भी वे ऐसे ही झुककर आशीर्वाद मांगती और पांडे बगल में चुपचाप खड़े दियों का जलना देखा करते थे। पांडे को सामने खड़ा देखकर कुलदीप हड़बड़ाया और फूलमती बाल्टी लेकर चुपचाप बाहर चली गई। पांडे के चेहरे पर एक विचित्र भाव था, जिसे संभाल सकने की ताकत उन दोनों के मन में न थी और दोनों ही भय की कंपन लिए इधर उधर भाग खड़े हुए। बहुत दिनों तक पांडे के चेहरे पर अवसाद का यह भाव बना रहा। कुलदीप डर के मारे उनकी ओर देख नहीं पाता। न तो पहले जैसे जिद कर सकने की हिम्मत होती, न तो हंसी के कलरव से घर के कोने कोने के गुंजान बनाने का साहस। पांडे ने अपने दिल को समझाया, इसे लड़के का क्षणिक खिलवाड़ समझा। सोचा, धरती की छाती बड़ी कहीं है, ठेस लगते ही सारी गुलाबी पंखुड़ियाँ बिखर जाएगी। दोनों को दुनिया का भाव ताव मालूम हो जाएगा। पांडे के रुख से फुलमत भी सशंक हो गई थी। वह इधर कम आती।
कुलदीप के उठने बैठने पढ़ने लिखने पर पांडे की कड़ी नज़र थी। वह किताब खोलकर बैठता तो दिए के टेम में श्वेत वस्त्रों में लिपटी फूलमत खड़ी हो जाती। पुस्तक के पन्ने खुले रह जाते और वह एकटक दिए की लौ की ओर देखता रह जाता। पांडे को उसकी यह दशा देखकर बड़ा क्रोध आता, पर कुछ कहते नहीं। कुलदीप, एक बार टोक भी दिया था, क्या देखते रहते हो इस तरह? तबीयत तो ठीक है ना? जी, इतना ही कहा था कुलदीप ने और फिर पढ़ने लगा था। दिए के टेम कुलदीप के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसे पीछे घने अंधकार में लेटे पांडे क्रोध, मोह और न जाने कितने प्रकार के भावों के चक्कर में झूल रहे थे। उन्हें फुलमत पर बेहद गुस्सा आता। तिमल मलाह की यह विधवा लड़की मेरा घर चौपट करने पर क्यों लगी है? बाप मरा, पति मरा, अब न जाने क्या करेगी। जाने कौन सा मंत्र पढ़ा दिया है। यह कबूतर की तरह मुंह फैलाए बैठा रहता है, न पढ़ता है न लिखता है, हंसना खेलना खाना सब कुछ भूल गया है। पांडे चरपाई से उतरकर इधर उधर चक्कर लगाते रहते, पर कुछ निर्णय न कर सके। समय बीतता गया। कुलदीप भी खुश नजर आता, हंसता खेलता। पांडे की छाती से चिंता की भारी पत्थर खिसक गया। एक बार फिर उनके चेहरे पर हंसी की आभा लौटने लगी। रुई सूत का काम फिर शुरू हुआ। गांव के 2-4 उठल्ले निठल्ले आकर बैठ जाते। दिन गपाष्टक में बीत जाता। सुरती मल ताल ठोंकते और पीठ से थूक कर किसी को गाली देते या निंदा करते। इन सब चीज़ों से वास्ता न रखते हुए भी पांडे सुनते जाते। उनका मन तो चक्कर खाती तकली के साथ ही घूमता रहता। हाँ करते जाते और निठल्लों की बातों में सन्नाटों को किसी तरह झेल ले जाते। पांडे उसी चरपाई पर लेटे थे। अंतर इतना ही था कि दिन थोड़ा और ऊपर चढ़ आया था। लहरों की टकराहट थोड़ी और तेज हो गई थी। रक्त की तरह खौलता हुआ लाल पानी गांव के थोड़ा और निकट आ गया था। उनकी नसें किसी तीव्र व्यथा से जल रही थी। पांडे के वंश में कभी ऐसा नहीं हुआ था। वे फुसफुसाए। बगल की दीवार में ताखे पर रामायण की गुटका रखी थी। उन्होंने उठाई। एक जगह लाल निशान लगा था। पिछले दिनों कुलदीप रात में रामायण पढ़ा करता था। जब से वह गया है आज तक गुटका खुला नहीं। पांडे के हाथ कांपे। गुटका उलटकर उनकी छाती पर गिर पड़ी। उठाकर खोला, वहीं लाल निशान। कह सीता भी विधि प्रतिकूला, मिलई न पावक मिटई न सूला, सुनहूं विनयम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। पांडे की आंखें भरभरा गई। झरझर आंसू गिरने लगे। सिसकी लेकर वे टूट पड़े। यह क्या? चुड़ैल मेरा घर खा गई? शब्द फूटे, किंतु भीतर घुमड़ कर रह गए। गाली देने से क्या होगा? इतने तक रहता तो कोई बात थी। आज उसे बच्चा हुआ है। कहीं कह दे कि लड़का कुलदीप का है तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पांडे बड़बड़ाए। उन्होंने अपने बालों को मुट्ठियों में कसकर खींचा, जैसे इनकी जड़ में पीड़ा जम गई है। खींचने में थोड़ी राहत मिलेगी। वे उठना चाहते थे किंतु उठ न सके। आंखों के सामने चिंगारियां टूटने लगी। उन्हें आज मालूम हुआ कि वे कितने कमजोर हो गए हैं। कुलदीप के जाने के बाद तक उनका जीवन अव्यवस्था की एक कहानी बनकर रह गया है। 4-5 महीने से कुलदीप भागा है। पहले कई दिनों तक वे जरूर बहुत बेचैन थे, किंतु समय ने उस दुख को भुलाने में मदद की थी। आज फिर कुलदीप उनकी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया था। बीती घटनाएं एक एक कर आंखों के सामने नाचने लगी थी। फागुन का आरंभ था। मुखिया जी की लड़की की शादी थी। गांव भर में खुशी छाई रहती, जैसे सबके घर शादी होने वाली हो। शादी के दिन तो गांव वाले में बनने संवरने की होड़ लग गई। सब लोग पट्टी कटा रहे थे। शौकीनों की पट्टी 4-4 अंगुल चौड़ी छुरे से बनी थी। कुएं की जगह पर दोपहर के 2 घंटे पहले से भीड़ लगी थी और अब 2 बजने को आए। साबुन लग रही थी। पैरों में जमी मैल शिकरे से रगड़ रगड़ कर छुड़ाई जा रही थी। बारात आई। द्वार पूजा की शोभा का क्या कहना। बनारस की रंडे नाचने आई थी। छैल छबीलों की भीड़ जम गई थी। शाम को महफिल जमी। मुखिया जी का दरवाजा आदमियों से खचाखच भरा था।
एक और गली में सिमट कर औरतें बैठी हुई थीं, गांव की लड़कियां, बुढ़ियां और कुछ मनचली बहुएं। बाई जी आई, अपना ताम जाम फैलाकर बैठ गई। सारंगी लेकर बूढ़े मियाँ ने किंकिन किया। बाई जी ने आलाप के बाद गाया, नीच ऊंच कुछ बूझत नाही, मैं हारी समझाया, ये दोनों नैना बड़े बेदर्दी, दिल में गड़ी गए हाय। महफिल से बहुत दूर गांव के छोर पर आमों के पेड़ पर फागुन के पीले चांद की छाया फैली हुई थी, जिसके नीचे चितकबरे के चाम की तरह फैली चांदनी में एक प्रश्न उठा, मुखिया जी के महफिल में पतुरिया ने जो गीत गाया था कितना सही था? कौन सा गीत? ये दोनों नैना बड़े बेदर्दी वाला। धत। उस दिन मैं बड़ी देर तक इंतजार करता रहा। मेरी माँ के सर में दर्द था। कौन है? जोर की आवाज गूंज उठी थी। पास की गली में एक छाया खो गई थी। कौन है? फिर आवाज आई थी, मैं हूं कुलदीप। यहां क्या कर रहे हो? नदी की ओर चला गया था। इस समय पेट में दर्द था। क्रोध की हालत में भी भैरव पांडे मुस्कुरा उठे थे। झूठे? पेट में दर्द था या आंख में? कुलदीप का सिर लज्जा से झुक गया था। उसे लगा जैसे एक क्षण का यह भयप्रद जीवन उसकी आत्मा पर सदा के लिए छा जाएगा। एक क्षण के लिए बोला हुआ यह झूठ उसके सारे जीवन को झूठा साबित कर देगा। एक क्षण के लिए झुका यह माथा फिर कभी न उठ सकेगा। वह झूठ के इस पर्दे को फाड़ डालना चाहते थे, किंतु कुलदीप, भैरव पांडे ने आहिस्ते आहिस्ते कहा, तुम गलत रास्ते पर पांव रख रहे हो बेटा। तुमने कभी अपने बाप दादों की इज्जत के बारे में भी सोचा है? बड़े पुण्य के बाद इस घर में जन्म मिला है भाई। इसे कभी मत भूलना कि अच्छे घर में जन्म लेने से कोई बहुत बड़ा नहीं हो जाता, किंतु इस अवसर को गलत कहकर नीचे गिरने से बड़ा पाप और कोई नहीं है। कुलदीप को लगा कि तीखी कांटों वाली कोई जीवित मछली उसके गले में फंस गई है। गर्दन को चिरती हुई वह निकल जाए तो भी गनीमत, किंतु यह असह्य पीड़ा तो नहीं सही जाती। और न जाने क्यों वह हिस्ट्रियों में फूट फूट कर रो उठा था। भाई के मन की पीड़ा की कल्पना भी उसके लिए कष्टकर थी, किंतु उसकी आत्मा अपने संपूर्ण भाव से जिस वस्तु को वरेण्य समझती थी, वह उसे एकदम ही व्यर्थ कैसे कह दे। जिस छाया में न जाने क्यों उसे एक अजाने आनंद का अनुभव होता है, उसे कालिक कह सकना उसके बस की बात नहीं थी। और इस कष्ट के भार को उसकी आंखें संभाल न सकी। भैरव पांडे भी भाई से लिपट गए थे, उसकी पीठ सहला रहे थे और उसे बार बार चुप हो जाने को कह रहे थे। यदि कोई देख ले तो उनके मन में आया और वे कुलदीप को जल्दी जल्दी खींचते हुए एक ओर चले गए। आंसुओं में जो पश्चाताप उमड़ता है वह दिल की कलौंज को मांझ डालता है। पांडे ने सोचा था कि कुलदीप अब ठीक रास्ते पर आ जाएगा, उनके वंश की मर्यादा अपमान के तराजू पर चढ़ने से बच जाएगी। भूखों रहकर भी पांडे ने इज्जत के जिस विरोध को खून से सींचकर तरोताजा रखा है, उस पर किसी की व्यंग कुठार नहीं चलेगी। किंतु एक महीना भी नहीं बीता कि कुलदीप फिर उसी रास्ते पर चल पड़ा। छोटे भाई के इस कार्य को छिपाकर देखने की पापाग्नि में भैरव पांडे अपनी आत्मा को जलते हुए देखते, किंतु वे विवश थे। चैत के दिनों में गर्मी से जली तपी कर्मनासा किनारे के नीचे सिमट गई थी। नदी के पेट में दूर तक फैले हुए लाल बालू का मैदान, चांदनी में सीपियों को चमकते हुए टुकड़े सामने के ऊंचे अरार पर घन पलाश के पेड़ों की आरक्त पाते, बीच में घुघू, चारों ओर जल विहार करने वाले पक्षियों का स्वर, कगार से नदी तीर तक बने हुए छोटे बड़े पैरों की निशानों की दो पंक्तियां, सिर्फ दो। तो मुझे मझदार में लाकर छोड़ तो नहीं दोगे? घुटन और शंका में खोए हुए धीमे स्वर, श्यामा की चिरती हुई दर्द भरी आवाज, एक चुप्पी फिर हकलाती आवाज, मैं अपना प्राण दे सकता हूं किंतु तुमको कभी नहीं। चांदनी की झीनी परतें सघन होती जा रही थी। सुनसान किनारे पर भटकी हवा की सनसनाहट में आवाज़ों का अर्थ खो जाता। कभी हल्के हास्य की नर्म ध्वनि, कभी आक्रोश के बुलबुले, कभी उल्लास तरंग, कभी सिस्कियों की सरसराहट।
भैरव पांडे एक बार चांदनी के इस पवित्र आलोक में अपनी क्रूरता और निर्ममता पर विचार करने के लिए रुक गए। तो क्या आज तक उनका सारा प्रयत्न निष्फल था? क्या वे असाध्य को संभव बनाने का ही प्रयत्न करते रहे? एक क्षण के लिए भैरव पांडे ने सोचा, काश फूलमती अपनी जाति की होती, कितना अच्छा होता। वह विधवा ना होती। तुलसी चौरे की वंदना पांडे के मस्तिष्क में चंदन की सुगंध की तरह छा गई। उसका रूप, चाल चलन, संकोच, सब कुछ किसी को भी शोभा देने लायक था। एक क्षण के लिए उनकी आंखों के सामने सफ़ेद साड़ी में लिपटी फुलमत की पतली दुबली काया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, जैसे वह आंचल फैलाकर आशीर्वाद मांग रही हो। भैरव पांडे विचलित खड़े थे, विमूढ़। यह असंभव है। पांडे ने बैसाखी संभाली और नीचे की ओर लपकी। कुलदीप, बड़ी कर्कश आवाज थी पांडे की। दोनों सिर झुकाए सामने खड़े थे। आज पहली बार पाप की साक्षी में दोनों समवेत दिखाई पड़े थे। पांडे फिर एक क्षण के लिए चुप हो गए। मैं पूछता हूं, यह सब क्या है? पांडे चिल्लाए। इतने निर्लज हो तुम दोनों? पांडे बढ़कर सामने आए। फुलमत की ओर मुंह फेरकर बोले, तू इसकी जिंदगी क्यों बिगाड़ना चाहती है? क्या तू नहीं जानती कि तू जो चाहती है वह स्वप्न में भी नहीं हो सकता? कभी नहीं, कभी नहीं। फुलमत चुप थी। पांडे दूने क्रोध से बोले, चुप क्यों है चुड़ैल? बोलती क्यों नहीं? मैं क्यों इनकी जिंदगी बिगाड़ूंगी दादा? वह सहसा एकदम निचुड़ गई। मैंने तो इन्हें कई बार मना किया। कुलदीप, पांडे दहाड़े, सीधे रास्ते पर आ जाओ, अच्छा होगा। तुमने भैरवों का प्यार देखा है, क्रोध नहीं। जिन हाथों से मैंने पाल पोस्टर बड़ा किया है उसी से तुम्हारा गला घोंटते हुए मुझे देर न लगेगी दादा। कुलदीप हकलाया। हम दोनों पापी, नीच। भैरव पांडे के हाथ की 5 उंगलियां कुलदीप के चेहरे पर उभर आई। मैं सोचता था तू ठीक हो जाएगा। पांडे क्रोध से कांप रहे थे, लेकिन नहीं, तू मेरी हत्या करने पर तुली गया है। वे फूलमत की ओर घूमकर चिल्लाए, क्या खड़ी है डायन? भाग, नहीं तो तेरा गला घोंटकर इसी पानी में फेंक दूंगा। अंधर को पीते हुए त्रिषित सांप जैसा स्वर, यह सब मैंने किया था। पांडे चरपाई पर घायल सांप की तरह फरफराते हुए बुदबुदाए। उनकी छाती से सरक कर रामायण का गुटका जमीन पर गिर पड़ी और उस पवित्र आराध्य वस्तु को उठाने का उन्हें ध्यान ही न रहा। कुलदीप दूसरे दिन ही लापता हो गया था। पांडे अपनी बैसाखी के सहारे दिन भर गांव गिरांव की खाक छानते फिरे, किंतु वह नहीं मिला। थक कर, हार कर पांडे वापस आ गए थे। बाप दादों की इज्जत की प्रतीक इतनी लंबी विशाल बिखरी, जिसकी दीवारें मुंह दबाए शांत पुजारी की तप की तरह अडिग खड़ी थी, किंतु कितनी सुनसान, डरावनी, निष्प्राण पिंजर की तरह लगती थी वह बखरी। चौखट पर पैर रखते ही पांडे की आत्मा कराह उठी। चला गया। बैसाखी रखकर पांडे आंगन के कोने में बैठ गए। अब वह कभी नहीं लौटेगा। रात में उन्हें बड़ी देर तक नींद नहीं आई। कुलदीप को बचपन से लेकर आज तक उन्होंने कभी अपनी आंख की ओट से हटने नहीं दिया था। छुटपन से लेकर आज तक खिलाया, पिलाया, पाला, पोसा और आज लड़का दगा देकर निकल गया। पांडे अधरों की मेड़ के पीछे बिठा के सैलाब को रोकने का असफल प्रयत्न करते रहे। भोर होने में देर थी। उनिंदी आंखें करवा रही थी, किंतु मन की जलन के आगे उस दर्द का क्या मूल। पांडे उठकर टहलने लगे। सामने की बसवार के भीतर से पूर्वी क्षितिज पर ललछौआ उजास फूटने लगा था। गली के मोड़ के कच्चे मकान के भीतर से जांत की घर घर गूंज रही थी। एक घुमरता गड़गड़ाहट का स्वर, जिसके पीछे जांत वाली में कंठ की व्यथा की एक सुरीली तान टूट टूट कर कौंध उठती थी। मोहे जोगिनी बना के कहाँ गईले रे जोगिया। पांडे एक क्षण अवाक होकर इस दर्दिले गीत को सुनते रहे। पिपासे, भूले भटके थके हुए स्वर पांडे की आत्मा में जैसे समान वेदना को पहचान कर उतरते चले जा रहे हों। अब रोने चली है चुड़ैल। पांडे पागल की तरह बड़बड़ाते रहे। रो रो कर मर, मैं क्या करूं? बाढ़ के लाल पानी में सूरज डूब रहा था। पांडे बैसाखी के सहारे आकर दरवाजे पर खड़े हुए।
नदी की ओर आदमियों की भीड़ खड़ी थी। वे धीरे धीरे उधर ही बढ़े। सामने 3-4 लड़के अरहर की खूंटियां गाड़कर पानी का बढ़ाव नाप रहे थे। क्या कर रहा है छबीला? पांडे बलात् चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव लाकर बोले। देखता नहीं लंगड़ा, बाढ़ रोक रहे हैं। पांडे मुस्कुराए। जैसा बाप वैसा बेटा। तेरा बाप भी खूंटियां गाड़कर कर्मनाशा की बाढ़ रोकना चाहता है। वह भीड़ कैसी है रे छबीले, नहीं जानते? फूलमत को नदी में फेंक रहे हैं, उसके बच्चे को भी। उसने पाप किया है। छबीला फिर गंभीर खड़े पांडे से सककर बोले। क्यों पांडे चाचा, जान लेकर बाढ़ उतर जाती है ना? हाँ हाँ। पांडे आगे बढ़े। बोतल की टिप खुल गई थी। पांडे के मन में भयानक प्रेत खड़ा हो गया। चलो, न रहेगी बांस ना बाजेगी बंसुरी। चली थी पांडे के वंश में कालिख पोतने। अच्छा ही हुआ कि वह छोकरा आज नहीं है। फूलमत अपने बच्चे को छाती से चिपकाए टूटते हुए अरार पर एक नीम के तने से सटकर खड़ी थी। उसकी बूढ़ी माँ जार बेजार हो रही थी, किंतु आज मनुष्य ने पसीजना छोड़ दिया है। अपने अपने प्राणों का मोह उन्हें पशु से भी नीचे उतार चुका था। कोई इस अन्याय के विरुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं करता था। कर्मनाशा को प्राणों की बलि चाहिए। बिना प्राणों की बलि लिए बाढ़ नहीं उतरेगी। फिर उसी की बलि क्यों न दी जाए जिसने पाप किया है। पर साल जान के बदले जान दी गई थी, पर कर्मनाशा 2 बलि लेकर ही मानी। त्रिशंकु के पाप की लहरें किनारों पर सांप की तरह फुफकार रही थी। आज मुखिया का विरोध करने का किसी में साहस न था। उसके निष्ठा के कार्यों का ऐसा समर्थन कभी न हुआ था। पता नहीं किसी बैर का बदला ले रहे हैं बेचारी से। भीड़ में इस तरह कई सोचते ऐसे तो कभी नहीं हुआ, किंतु कौन बोले, सब मुंह सिए खड़े थे। तुम्हारी क्या राय है भैरव पांडे? मुखिया बोले। सारे गांव ने फैसला कर दिया। एक के पाप के लिए सारे गांव को मौत के मुंह में क्यों नहीं झोंक सकते? जिसने पाप किया है उसका दंड भी वही भोगे। एक विभत्स सन्नाटा। पांडे ने आकाश की ओर देखा। आगे बढ़े। फूलमत भय से चिल्ला उठी। पांडे ने बच्चों को अपनी गोद से छीन लिया। मेरी राय पूछते हो मुखिया जी? तो सुनो। कर्मनाशा की बाढ़ दूध मुँहे बच्चे को एक अबला की बलि देने से नहीं रुकेगी। उसके लिए तुम्हें पसीना बहाकर बांधों को ठीक करना होगा। कुलदीप कायर हो सकता है, वह अपने बहु बच्चों को छोड़कर भाग सकता है, किंतु मैं कायर नहीं हूं। मेरे जीते जी बच्चे और उसकी मां का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, समझे? तो यह है बूढ़े पांडे की बहू। मुखिया व्यंग से बोला। पाप का फल तो भोगना ही होगा पांडे जी, समाज का दंड तो झेलना ही होगा। जरूर भोगना होगा मुखिया जी। मैं आपके समाज में कर्मनाशा से कम नहीं समझता, किंतु मैं एक एक पाप खिनाने लगूं तो यहाँ खड़े सारे लोगों के परिवार समेत कर्मनाशा के पेट में जाना पड़ेगा। है कोई तैयार जाने को? लोग अवाक पांडे की ओर देख रहे थे, जो अपने कंधे से छोटे बच्चे को चिपकाए अपने बैसाखी के सहारे खड़े थे। पत्थर की विशाल मूर्ति की तरह उन्नत, प्रशस्त, अटल कर्मनाशा के लाल पानी में सूरज डूब रहा था। जिन उद्दत लहरों की चपेट से बड़े बड़े विशाल पीपल के पेड़ धराशायी हो गए थे, वे एक टूटे नीम के पेड़ से टकरा रही थी। सूखी जड़ जैसे सख्त चट्टानों की तरह अडिग थी। लहरें टूट टूट कर पछाड़ खाकर गिर रही थी, शिथिल, थकी, पराजित। तो यह थी कहानी कर्मनाशा की हार। ऐसे कहानियों को सुनने के लिए आप लोक बात चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम प्रतिदिन आपके लिए दिल को छूने वाली कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।